दोस्तों, एक 30 साल की विधवा औरत जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, अपनी 5 साल की बच्ची को लेकर गांव के प्रधान के पास पहुंच जाती है और प्रधान जी से गुहार लगाने लगती है कि प्रधान जी, मेरी विधवा पेंशन बनवा दीजिए, मुझे मनरेगा में काम दे दीजिए जिससे कि मेरा गुजारा हो सके। मेरे पति की मौत हो चुकी है, अब मैं घर में अकेली हूँ। प्रधान जी उसके घर परिवार के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा कोई देवर, कोई जेठ, तुम्हारे सास ससुर नहीं है? वहाँ पर वो कहती है कि मेरा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। ना तो मेरे मायके वाले मुझे अपनाते हैं और ना ही मेरे ससुराल वाले मुझे अपनाते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई, अब मैं घर में अकेली हूं, अपनी इस बच्ची को कैसे पालूं? तो यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि तुम्हारी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तो यहाँ पर वो प्रधान जी से कहने लगती है कि हर कोई व्यक्ति मेरे पास आता तो है, लेकिन वो मेरे को इस तरह की नज़रों से देखता है कि आप सोती कैसे हो, आप रात को नींद कैसे ले लेती हो। वो मेरी मदद करने की बजाय मेरे साथ खेलना चाहता है। मैं कैसे यहाँ पर रहूँ, मैं कैसे अपने जीवन को काटूँ? दोस्तों, उसके बाद प्रधान जी भी इमोशनल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद इस औरत के जीवन में जो होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड के धनबाद की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर साधना नाम की एक औरत जो प्रधान जी के पास जाती है, उसकी एक 5 साल की बच्ची होती है जिसका नाम गुड्डी होता है। दोस्तों, इसका जो पति होता है वो मुंबई में काम किया करता है और मुंबई में ही उसकी किसी हादसे में मौत हो जाती है और उसकी जो डेड बॉडी होती है वो इनके घर तक भी नहीं आ पाती। दोस्तों, लगभग 2 साल का समय इसके पति की मौत को हो जाता है। उसके बाद ये घर पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, फिर प्रधान जी से मदद मांगने के लिए जाती है। दोस्तों, प्रधान जी उस समय पंचायत में बैठे होते हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे होते हैं। प्रधान जी का नाम मुंशी लाल होता है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल होती है। दोस्तों, उसके बाद उनसे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और घर पर आकर तुमसे बात करूँगा। दोस्तों, अगले ही दिन अपनी बाइक निकालकर प्रधान जी महिला के घर पर पहुंच जाते हैं और महिला की बच्ची जब प्रधान जी को देखती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, प्रधान जी आ गए, जल्दी से आप बाहर आ जाइए। दोस्तों, उसके बाद एक कुर्सी लगाई जाती है और साधना प्रधान जी को कुर्सी पर बैठा देती है और अंदर जाने लगती है। प्रधान जी उससे कहते हैं कि तुम अंदर क्यों जा रही हो, मेरे से बात करो। यहाँ पर साधना कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद जब प्रधान जी उसके जीवन के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा तो मायका भी होगा, तुम्हारे घर में सास ससुर भी होंगे, देवर जेठ भी होंगे, तो यहाँ पर साधना कहने लगती है कि मेरा सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे मायके वालों ने भी मुझसे मना कर दिया है कि तू जहाँ पर है वहीं पर रह, वहीं पर ठीक है, तो यहाँ पर मत आ। और इधर जो मेरे ससुराल वाले हैं वो भी इसी तरह से हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, उनके साथ भी मैं नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर अकेली अपनी बच्ची को लेकर रहती हूँ। मेरा गुजारा करने के लिए मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे कोई काम धंधा दिला दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, प्रधान जी की पत्नी की भी कुछ दिन पहले मौत हो जाती है। प्रधान जी को पता होता है कि अकेले जीवन काटना कितना दुर्लभ हो जाता है। दोस्तों, प्रधान जी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही आपके लिए कोई काम धंधा ढूंढूंगा, क्या आप किसी के साथ शादी नहीं कर सकती? तो यहाँ पर जो साधना होती है वो कहती है कि मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि मैं किसी के साथ खुश रह पाऊँगी, मैं किसी के साथ शादी कर लूँ, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची की देखरेख भी करनी है और ज़्यादातर लोग मेरे शरीर से खेलना चाहते हैं, मुझे कोई सहारा नहीं देना चाहते। दोस्तों, यहाँ पर प्रधान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नारी के साथ में क्या किया जाए, इसको कैसे काम दिलाया जाए। दोस्तों, उसके बाद जब प्रधान जी यहाँ से जाने लगते हैं तो 500 का नोट निकालते हैं और साधना को देने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर साधना उनसे मना करती है कि मैं इस तरह
तरह से पैसे नहीं ले सकती और कब तक आप मेरी इस तरह से मदद करोगे, मुझे तो काम धंधा दे दीजिए, उससे ही मेरी बहुत ज़्यादा मदद होगी। दोस्तों, प्रधान जी जाते जाते उसकी बेटी को 500 रुपये दे जाते हैं और वहाँ से इमोशनल होकर चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो अगले दिन ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में सोचने लगते हैं कि कोई काम धंधा मिल जाए, तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि स्कूल में जो आया होती हैं, जो खाना पीना बच्चों के लिए बनाती हैं, उनमें से एक आया यहाँ से छोड़कर जाने वाली होती है, वो कहीं बाहर जा रही होती है। दोस्तों, उसके बाद उसकी जगह पर उसको रखने का निर्णय लेते हैं और फिर साधना से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि क्या तुम यहाँ स्कूल में काम कर सकती हो। तो यहाँ पर साधना भी कहती है कि हाँ हाँ, मैं स्कूल में काम कर सकती हूँ। उसके बाद अगले दिन जो ये महिला होती है साधना, इसको स्कूल में लगा दिया जाता है। ये बच्चों के लिए खाना बनाती है और जैसे ये खाना बनाने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो 4 साल का मास्टर जी का बच्चा रोने लगता है और दोस्तों वो बच्चा रोते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं कि साधना एक बार इस बच्चे को देख लेना। उसके बाद उस बच्चे को वो गोदी में उठाती है, उसे प्यार से दुलारती है, तो वो बच्चा 2 मिनट के बाद शांत हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद उस मास्टर से कहती है कि इस बच्चे को कहाँ पर छोड़ूं, तो वो कहते हैं इसको यहीं पर मेरे सामने छोड़ दो। वहाँ पर जो साधना होती है उस मास्टर जी से कहकर जाती है कि पता नहीं इतने छोटे बच्चों को भी लोग बाग क्यों भेज देते हैं, क्या बच्चे माता पिता पर बोझ होते हैं, इस तरह की कई सारी बातें कहती है और वहाँ से चुपचाप खाना बनाने के लिए आगे चली जाती है। जो वहाँ पर और महिला होती हैं वो उससे बातचीत करती हैं कि तू क्या कहकर आ गई, वो बच्चा किसी और का नहीं, उसी मास्टर जी का है। दोस्तों, अब ये यहाँ से वापस दौड़ी दौड़ी जाती है और मास्टर जी से कहने लगती है कि मास्टर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बच्चा है। तो यहाँ पर मास्टर जी कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, आपका ये हक है, आप कह सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ, इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ मर चुकी है, मैं इसको कैसे छोड़ूँ, इसकी बूढ़ी दादी है वो इसे संभाल नहीं पाती, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ जाता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके 1-2 दिन का समय बीत जाता है और फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर जो साधना होती है डेली अच्छे से स्कूल में काम करने लगती और मास्टर को भी साधना का व्यवहार बहुत अच्छा लगता। जो ये बच्चा होता है ये भी साधना के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता। इधर जो साधना की बेटी होती है गुड्डी, उसका नाम भी स्कूल में लिख लिया जाता है, वो भी साथ साथ में पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, गुड्डी का जीवन आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद जो मास्टर जी होते हैं सरपंच साहब के पास जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि मैं उस लेडीज से शादी करना चाहता हूं, क्या वो मेरे लिए तैयार है। तो यहाँ पर सरपंच साहब जो प्रधान जी होते हैं मुंशीलाल जी, वो कहते हैं कि मैं उनसे बात कर लेता हूं, मैंने इसीलिए ही आपके पास इसको लगाया था। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रधान जी होते हैं अपने एक दोस्त से पहले बातचीत करते हैं और दोस्त भी उनका ऐसा ही होता है, उसकी पत्नी मर जाती है, लेकिन दोस्त यहाँ पर मना कर देता है कि मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता जिसके बच्चे हो, मैं तो कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, प्रधान जी खुद भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन उनकी उम्र 50 साल होती है, वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो मास्टर जी को चुनते हैं और मास्टर जी को पहले ही बताते हैं कि मैं एक औरत को आपके पास भेज रहा हूं, अगर ये आपको अच्छी लगे तो मुझे बता देना, मैं आपकी शादी इनके साथ करा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद प्रधान जी साधना के घर पहुंच जाते हैं और साधना से बातचीत करने लगते हैं। साधना से कहते हैं कि अब आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर साधना कहती है कि जीवन तो बड़े अच्छे से चल रहा है, वो बच्चा आपके साथ जो रहता है मास्टर जी का, वो बच्चा कैसा है। वो कहती है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ पर प्रधान जी साधना से कहने लगते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही उस बच्चे का ख्याल रखती हो। तो यहाँ पर साधना कहती है कि वो बच्चा है वो मेरी बेटी की तरह ही है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चा मेरे साथ में खुश रहता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि क्या तुम शादी करना चाहती हो। तो यहाँ पर जो साधना होती है कहती है कि मुझसे भला कौन शादी करेगा, मैं कैसे शादी करूँ। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के लोग आते हैं, बस वो मुझको सहारा नहीं देना चाहते, मेरे साथ में खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रधान जी होते हैं वो कहने लगते हैं क्या मास्टर जी के साथ में तुम शादी करना चाहती हो।
दोस्तों साधना जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि क्यों मजाक कर रहे हो प्रधान जी, ऐसा भला कैसे हो सकता है, वो एक सरकारी टीचर हैं, वो भला मुझसे कैसे शादी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि टीचर ने ही मुझसे कहा है कि मैं साधना के साथ में शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों साधना गदगद हो जाती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, रोते हुए प्रधान जी के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि आप तो भगवान से भी बढ़कर मेरे लिए हो, आपने तो वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने मेरे लिए नहीं किया, आप तो मेरे लिए बहुत बड़े देवता हो, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो यहाँ पर प्रधान जी उसे उठाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे लिए यही बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है कि आप अपने बच्चों के साथ उसके अपना जो टीचर है आपका पति बनेगा उसके साथ बड़े अच्छे से रहें, वही मेरे लिए अच्छा होगा। दोस्तों उसके बाद दोनों के घर वालों से बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद दोनों की मई 2023 में शादी कर दी जाती है। बड़ी ही अच्छे से शादी होती है, लगभग 20 से 25 लोगों की गैदरिंग होती है, उसमें दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर जो प्रधान जी होते हैं खुद बीच में यहाँ पर इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों का जीवन बड़े अच्छे से चलने लगता है। यहाँ पर जो बच्ची होती है उसको भी पिता मिल जाता है, जो बच्चा होता है उसको माँ मिल जाती है और ये दोनों पति पत्नी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों 2023 से आज 2024 आ चुका है, इनका जीवन बड़े ही प्यार पूर्वक बड़े अच्छे से कटने लगता है और दोनों की दोनों प्रधान जी को आज भी धन्यवाद देते थकते नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि प्रधान जी आपने हम दोनों का जीवन बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है, आपका हम कैसे धन्यवाद करें, आपका ये ऋण हम कैसे चुकाएं। तो यहाँ पर प्रधान जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि अगर आप किसी का ऋण चुकाना चाहते हो तो किसी गरीब की मदद कर देना, वही आपका सबसे बड़ा ऋण चुकाने का तरीका होगा। तो दोस्तों उसके बाद वो दोनों बड़े अच्छे से रहने लगते हैं और उनका जीवन इसी तरह से कटने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की सच्ची कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह हम आपके साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सही रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहें। नमस्कार, जय हिंद,